तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। सबसे पहले लास्ट फ्राइडे के लिए माफ़ी, उस दिन कहानी नहीं थी और वजह ये थी जो मैंने थर्सडे आपको बताई थी कि देहरादून जाना था, क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल था वहाँ 3 दिनों का, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, और वादा कर चुका था तो इसलिए पहुँचना भी ज़रूरी था। और एक अच्छा तजुर्बा रहा। वहाँ तमाम क्राइम से जुड़ी हुई दुनिया के अलग अलग महारथी, उनसे मुलाकात हुई, उनके साथ सेशन हुई, उनकी बातचीत सुनी, जो रिटायर्ड या मौजूदा सर्विंग पुलिस अफसर, इसके अलावा लॉयर, फिल्मी दुनिया के बहुत सारे लोग जो क्राइम बेस्ड फिल्में हैं या फिर स्क्रिप्ट नॉवेल जो लिख रहे हैं क्राइम पर, ऐसे तमाम लोग। और क्राइम तक फैमिली के से बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, वो ख़ास तौर पर बड़ा अच्छा लगा। बहुत दूर दूर से लोग आए थे, अपनी फैमिली के मेंबर। तो कुल मिलाकर ये 3 दिन बड़ा हेक्टिक था। आज ही लौटा हूँ देहरादून से और आज से फिर वही कहानी का सिलसिला। लेकिन क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल में जो कुछ चीज़ें हुई, कल से मैं आपको उसकी कुछ झलकियाँ और बाकी चीज़ें दिखाऊंगा और कैसे वहाँ पे सारी चीज़ें हुई थी। इंटरेस्टिंग होगा। तो कल एक तो सेशन था इनकाउंटर पे लेकर, जिस पे नवनीत सिकेरा, जाने माने, आपको पता है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, बड़ी सुर्खियों में भी रहे। अरुण कुमार जी जो सीबीआई में भी रहे, आरुषि से लेके निठारी से लेके तमाम केस जिन्होंने जांच की। इसके अलावा वो एसटीएफ में रहे यूपी के, तो उनसे भी, उनके साथ सेशन था एनकाउंटर को लेकर, इन लोगों की क्या राय। तो कल आप क्राइम तक पर उसको देख सकते हैं। और इसी तरह फॉरेंसिक और बाकी सारी चीज़ों पर एक एक कर, सिद्धू मूसेवाला पर एक किताब लिखी गई है और उसमें बहुत सारी नई चीज़ों का खुलासा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें आपके सामने क्राइम तक के ही माध्यम से, इस क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल की वो सारी चीज़ें, वो अनदेखी अनकही कहानियाँ बारी बारी से आपको कल से दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल वक्त है कहानी का, तो आते हैं आज की कहानी के ऊपर। देहरादून जाने से पहले आपको मैंने एक कहानी सुनाई थी बेंगलुरु की, जिसमें 21 साल का एक लड़का अपनी दोस्त जिसकी उम्र 19 साल, बेंगलुरु के एक होटल में उसका कत्ल कर देता है और फिर लाश के साथ पूरे 2 दिन गुजारता है और फिर भाग जाता है। बेंगलुरु की पुलिस की टीम उसके इर्द गिर्द लगी हुई थी, फिर वो पकड़ा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद वो ये तो कहता है कि ये कत्ल मैंने किया, मतलब इकरार जुर्म कर रहा है, लेकिन पुलिस से कहता है कि मैं आपको मोटिव नहीं बताऊंगा, मकसद नहीं बताऊंगा, वजह नहीं बताऊंगा कि मैंने ये क्यों कत्ल किया। अब ये अजीब चीज़ होती है कि कातिल अपना गुनाह कबूल कर रहा है, लेकिन कहता है मुझसे ये मत पूछो कि मैंने क्यों मारा, क्योंकि ये बड़ा पर्सनल है। अब ऐसा क्या पर्सनल है, तो ये पूरी कहानी पेश है आपके सामने। 23 सितंबर को आपको पता था कि जो बताया मैंने, होटल रॉयल लिविंग बेंगलुरु में एक ये सर्विस अपार्टमेंट है, वहाँ 2 लोग दोपहर को पहुँचते हैं। एक 19 साल की लड़की जो असम की रहने वाली बेंगलुरु में जॉब करती है, माया गोगोई डेका, और एक 21 साल का लड़का आरव हनोई जो केरल का रहने वाला है। ये लोग वहाँ जाते हैं 1 दिन के लिए। ये होटल उन्होंने बुक किया था, लेकिन फिर एक एक करके वो 3 दिन बढ़ा देते हैं। तो 23, 24, 25, 26 की सुबह आरव उस होटल से निकल जाता है और वो सारे सीसीटीवी फुटेज मैंने आपको दिखाई थी, और उसके बाद वो गायब। बाद में पुलिस की टीम पहुँचती है होटल के कमरे में और अंदर से वो लाश मिलती है लड़की की, जिससे अब बदबू आनी शुरू हो गई थी, और उसी से अंदाज़ा हो गया था कि लाश कम से कम 2 दिन पुरानी है। अब सवाल ये था कि एक लड़का उसी रूम में बंद है और 2 दिनों तक बंद है और उस लाश के साथ बंद है, उन तमाम बदबू को झेलने के बावजूद वो रूम से बाहर क्यों नहीं निकला, और फिर जब निकला तो फिर ऐसा भागा कि पुलिस के हाथ नहीं लगा। अब पुलिस को सबसे पहले तो उसकी तलाश करनी थी कि आखिर क्या वजह थी कि वो एक लाश के साथ 2 दिन तक एक होटल के कमरे में बंद है। और बेंगलुरु पुलिस के लिए केस एक चैलेंज भी, इसलिए कि बेंगलुरु में आजकल क्राइम अगेंस्ट वुमेन या इस तरह की चीज़ें, वारदात कई ऐसी हो गई, तो बेंगलुरु के शहर, वहाँ के रहने वाले लोग और वहाँ की पुलिस, हर एक को बेचैन करने वाली चीज़ थी। तो इस केस की तफ्तीश के लिए बेंगलुरु पुलिस ने 3 स्पेशल टीमें बनाई। एक टीम का काम ये था कि चूँकि ये लड़का केरल का रहने वाला था तो इसको केरल भेजा जाए, तो पुलिस की एक टीम केरल पहुँची। दूसरी टीम ये थी कि इसके कुछ जानकार, कुछ जानने वाले नॉर्थ कर्नाटक में कहीं रहते हैं और ये नॉर्थ कर्नाटक की तरफ जा सकता है, तो दूसरी टीम को नॉर्थ कर्नाटक की तरफ भेजा गया। बची तीसरी टीम, तो उसकी जिम्मेदारी ये थी कि तुम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट करो। अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के नाम पर ये कि उसके बैंक अकाउंट हैं,
तो कहीं उसने कोई पैसे विड्रॉ तो नहीं किए, उसका मोबाइल कहाँ एक्टिव है, बंद है या चालू है, उसका लोकेशन क्या है। तो ये 3 टीमें अब काम पर लग गई। लेकिन मुश्किल ये थी कि आखिरी बार 26 नवंबर को तो सुबह 8 बजकर करीब 35-40 की बात होगी, जब उसने अपने मोबाइल को ऑन किया और आखिरी बार एक मोबाइल ऐप से एक कैब बुक किया था, और वो कैब रेलवे स्टेशन के लिए था, बेंगलुरु। अब उस कैब को भी पुलिस ने ढूंढ निकाला, कैब वाले से पूछताछ हुई तो पता चला कि हाँ, उसने उसको रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप किया था। अब इसके बाद मोबाइल बंद। अब पुलिस इंतज़ार कर रही है मोबाइल के ऑन होने का, बाकी अपने तमाम लोग तो लगे ही हुए। 2 दिन बीत गए, पुलिस के हाथ खाली, कोई जानकारी नहीं। यानी 26 को वो भागा और अब 28 नवंबर की तारीख आ गई थी। 28 नवंबर को भी आरफ का कुछ अता पता सुराग नहीं, घर वालों से कांटेक्ट नहीं किया। तो फिर वो कहाँ है? पुलिस मोबाइल के चक्कर में कि शायद ऑन करे। इत्तेफाक से 28 नवंबर को उसने मोबाइल ऑन किया। जैसे ही किया तो फिर उसके जो पिछले सारे रिकॉर्ड्स थे जो मूवमेंट के, वो पता चले। तो पता ये चला कि बेंगलुरु से 26 नवंबर की सुबह जब वो निकला तो रेलवे स्टेशन तो गया, और वहाँ से उसने एक ट्रेन पकड़ी। सबसे पहले वो उस ट्रेन से रायचूर पहुँचा। वहाँ जाने के बाद फिर उसने दूसरी ट्रेन पकड़ी और वो पहुँचा यूपी। अब फिर एमपी पहुँचा, फिर एमपी से यूपी पहुँचा, और यूपी में कई शहरों से होते हुए आखिर में पहुँचा बनारस, यानी कि वाराणसी। अब ये लोकेशन जैसे ही पता चला कि पुलिस की टीम को डाइवर्ट किया गया, यूपी पुलिस से भी कांटेक्ट किया गया, एमपी पुलिस से किया गया, लेकिन तब तक वो निकल चुका था। तो अब ज़ीरो इन पूरा मामला यूपी पुलिस पर था कि ऐसे ऐसे ये शख्स है जिसकी हमें तलाश है। लेकिन इससे पहले कि बनारस तक या वाराणसी तक पुलिस की टीम पहुंचती, आरव अचानक वाराणसी भी छोड़ देता है। अब उसके बाद पुलिस को ये अचानक अब उसके मूवमेंट से पता चल रहा है कि वो वाराणसी से वापस उसी कर्नाटक की तरफ आ रहा है, उसी बेंगलुरु की तरफ। और ये बड़ा परेशान करने वाली बात थी, हैरान करने वाली, कि कातिल कत्ल करने के बाद लगभग अब तक 3500 किलोमीटर 3500 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है। बेंगलुरु से निकलकर, रायचूर से लेकर एमपी, फिर यूपी, फिर बनारस, और अब वापस उसी कर्नाटक की तरफ आ रहा है। हालांकि बेंगलुरु पुलिस को उम्मीद थी, क्योंकि उसके पास पैसे थे नहीं, पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर वो कहाँ अपने आप को छुपा पाएगा। तो फिर लास्ट अभी फ्राइडे को वो कर्नाटक पहुँचता है। कर्नाटक में ट्रेन से उतरता है और कर्नाटक एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है। इत्तेफाक से उसके मूवमेंट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के ज़रिए पता चल गया। उसके बाद बेंगलुरु की पुलिस उसको फॉलो करती है, और ठीक उस केम्प गौड़ा एयरपोर्ट से पहले आखिरकार आरव हनोई हाथ आ जाता है पुलिस के। और ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। पुलिस उसे गिरफ्तार करके लाती है, लगा कि अब केस सुलझ गया। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो पूरी कहानी कुछ यूँ सामने आती है। केरल का रहने वाला आरव हनोई, उसकी पूरी ज़िंदगी और बचपन बड़ी मुसीबतों में गुजरी। वजह ये थी कि बचपन में ही जब वो पैदा हुआ, उसके बाद उसके माँ और बाप दोनों अलग हो गए, दोनों में डिवोर्स हो गया। जब डिवोर्स हुआ तो आरव अपनी माँ के साथ रहने लगा, लेकिन कुछ वक्त ही बीता, माँ ने दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी की तो दूसरा बाप आया, वो ठीक ठाक से आरव का ख्याल नहीं रखता था, लेकिन फिर वो आरव की माँ का भी ख्याल नहीं रखता था। तो ये शादी भी टिकी नहीं। इसके बाद माँ और उसके दूसरे बाप का भी डिवोर्स हो गया। अब लगा कि चलो सब कुछ ज़िंदगी पटरे पे वापस लौटेगी, लेकिन तभी फिर माँ ने आरव की तीसरी शादी कर ली। और इस तीसरी शादी को जब की तो फिर ये हुआ कि आरव को लगा कि अब माँ के साथ नहीं रहना चाहिए। आरव के दादा हैं जो पहले फादर से, और वो आर्मी में रहे, तो एक सर्विसमैन है। तो उन्हें भी पता था कि उनकी बहू की ये तीसरी शादी है, उनका पोता है, क्या करें। तो उन्होंने फिर आरव को अपने पास बुला लिया। माँ ने भी खुशी खुशी आरव को सौंप दिया। अब आरव अपने दादा के साथ रहने लगा, लेकिन ये जो फैमिली प्रॉब्लम थी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं हावी थी। बड़ा अकेला और यूँ महसूस करता था। इसके बाद वो वहीं से ग्रेजुएशन करने लगा बीबीए में, लेकिन कई पेपर में वो फेल कर गया, तो बीबीए क्लियर नहीं हो पाया। सब कुछ चल रहा था ये अभी इसी 2024 में, 21 साल की उम्र है उसकी। इसी दौरान लगभग मार्च के महीने में एक रोज़ जो
एक ऐप है, डेटिंग ऐप बम्बल, वो उस पर मौजूद था और उसी बम्बल ऐप के थ्रू उसकी मुलाकात होती है इसी माया गोगोई डेका से, जो असम की 19 साल की एक लड़की अपनी बहन के साथ बेंगलुरु में रहती और वहीं जॉब करती और साथ में वो सोशल मीडिया पर अपने कंटेंट क्रिएट करती थी। तो इस ऐप के ज़रिए दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों की बातचीत होने लगी मैसेंजर और बाकी के ज़रिए। अब वो केरल में, ये बेंगलुरु में फासला काफ़ी था। फिर इसको मिलने की ख्वाहिश हुई। उसने कहा कि मैं बेंगलुरु आता हूँ। उसने कहा तुम आ जाओ, यहीं पे कुछ करते हैं। फिर ये बेंगलुरु पहुँचा करीब 6 महीने पहले। बेंगलुरु आने के बाद डेका ने ही एक कंपनी में उसकी इंटर्नशिप करा दी और 15,000 रुपीज़ पर मंथ इंटर्नशिप उसको मिलने लगी। अब आ गया वो बेंगलुरु में उसका कोई दोस्त नहीं, कोई जानने वाला नहीं सिवाय एक डेका के। अब वो इंटर्नशिप कर रहा है। थोड़े दिनों बाद उसने कहा डेका से कि क्यों ना हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो लिव इन में रहते हैं बेंगलुरु में। लेकिन शायद माया गोगोई डेका लिव इन में या लिव इन रिलेशनशिप में रहने को तैयार नहीं थी। हो सकता है बहुत सारी उसने खबरें देखी हो, पढ़ी हो, तो वो थोड़ी सी अपने आप को अनसेफ फील कर रही थी। और दूसरी वजह ये भी थी कि उसकी एक सिस्टर थी जिसके साथ वो बेंगलुरु में एक अपार्टमेंट शेयर करती थी, एक कज़न थी। तो ये तीनों एक साथ रहते थे। तो उन दोनों को छोड़कर एक जिसके साथ अभी कुछ महीने की दोस्ती है, वो भी एक डेटिंग ऐप के थ्रू, शायद उसे लगा कि उसके साथ लिव इन में नहीं रहना चाहिए, तो उसने साफ मना कर दिया। ये बात आरव को बहुत बुरी लगी क्योंकि उसे लगा था कि इस पर मेरा पूरा हक है और इसकी वजह से, इसके प्यार की वजह से मैं केरल से सब कुछ छोड़कर बेंगलुरु आ गया हूँ। लेकिन ये साथ रहने को तैयार नहीं क्योंकि उसे ये था कि मैं भी यहाँ हूँ तो वो साथ ही में रहेंगे। फिर भी उनके रिश्ते कायम रहे, बातचीत चलती रही। लेकिन बेंगलुरु आने के बाद आरव ने देखा कि चूँकि डेका असम की थी और वहाँ असम कम्युनिटी के बहुत सारे लोग थे जिनके साथ वो लोग क्लोज थे बहुत, तो अक्सर वो उन लोगों से मिला करती और बहुत ओपनली मिलती। ये बात आरव को बड़ी बुरी लगती। उसे लगता है इसके बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत ही करीब से मिलती है। और इधर आरव की प्रॉब्लम ये है कि वो केरल छोड़कर बेंगलुरु आया, वो यहाँ तन्हा है और अजनबी है, ना कोई दोस्त, ना साथी, ना किसी को जानता है, ले देकर एक डेका। लेकिन डेका के इर्द गिर्द दोस्तों की भीड़, और यहीं से उसे एक शक और जलन दोनों शुरू हो गया। दोनों में कभी झगड़ा होता, फिर बात बन जाती, फिर दोस्ती हो जाती, फिर झगड़ा होता। ये सिलसिला चलता रहा। इसी के बाद 23 सितंबर को आखिरकार पहली बार उसने कहा कि चलो हम लोग कम से कम लिव इन में रहते हैं तो एक दिन के लिए कहीं बाहर चलते हैं, तो अपनी दीदी और बाकी कज़न से दूर, और हम साथ चलेंगे। तो फिर उन्होंने एक सर्विस अपार्टमेंट, होटल रॉयल लिविंग, यहाँ पहुँचे और एक दिन के लिए इसको मोबाइल ऐप से ही बुकिंग की थी, सिर्फ 24 आवर्स के लिए। और वहाँ ये पहुँच गए। 23 नवंबर को जब यहाँ पहुँचे तो 23 नवंबर को पहुँचने के कुछ घंटे बाद ही इन दोनों में होटल के रूम में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद 24 नवंबर की सुबह उसने ज़ेप्टो मोबाइल ऐप से 2 चीज़ें ऑर्डर की। पहले यह था पुलिस को कि वो पूरी प्लानिंग के साथ होटल आया था और चाकू लेकर आया था और एक नायलॉन की रस्सी बरामद हुई थी जो उसने ऐप से मंगाया था। लेकिन जब वो गिरफ्तार हुआ और पूछताछ हुई तो पता चला कि नहीं। 23 नवंबर को चेक इन के बाद दोनों में फिर झगड़ा हुआ, इसी रिश्तों को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर। लेकिन वो झगड़ा इस हद तक नहीं था। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि रात बीती और अगली सुबह उसने ज़ेप्टो ऐप पर 2 चीज़ें ऑर्डर की, एक चाकू और एक नायलॉन की रस्सी। कुछ घंटे के बाद ही ये दोनों चीज़ें पार्सल डिलीवर हो गई और ख़ुद रिसेप्शन पर जाकर आरव ने इसे रिसीव किया, इस पार्सल को, और लेकर चला गया। उसके बाद फिर 24, 25 और 26 को आखिरी बार आरव सुबह सुबह निकलता और होटल से भाग जाता और फिर लाश की कहानी सामने आती है। तो ये पूरी कहानी आ गई। अब यहाँ पे लेकिन सवाल अब भी था कि कत्ल करने के बाद वो आराम से भाग सकता था। 2 दिन तक लाश के साथ रहने की क्या मजबूरी थी? 2 दिन क्यों रहा और वजह क्या थी? चलो दोस्ती है, बाकी है। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो पहले तो उसने कमरे के 2 दिन के अंदर की कहानी बताई। उसने कहा कि ये कत्ल 24 नवंबर को ही किया था और चाकू से किया था
और उसने अंधाधुंध चाकू के वार किए 10 से ज़्यादा, उसके कंधे पर, सीने पर, सर पर, और फिर बिस्तर लहूलुहान। थोड़ी देर के बाद उसे एहसास हो गया कि वो मर चुकी है। जब उसे लगा तो उसके बाद वो आराम से उसी रूम में उस बेड के करीब बैठा। फर्श पर भी खून है, बेड पर भी ब्लड है। उसने खून साफ करने की कोई कोशिश नहीं की जो फर्श पर भी है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था, और ये भी पता नहीं कि उसने नायलॉन की रस्सी क्यों मंगाई थी, गला घोंटने के लिए या किसी और वजह से। तो खैर अब उसके हाथ से ये खून हो गया। अब वो कमरे में बेड पर उसी की दोस्त की लाश पड़ी है और वो कुर्सी पर बैठा है। कभी उठता, कभी लाश को देखता, कभी खड़ा होता, फिर बैठता, और उस लाश के पास बैठकर ही उसने अगले 2 दिनों तक न मालूम क्या क्या सोचता रहा और सिगरेट पर सिगरेट पीता रहा। अगले 2 दिनों तक उसी कमरे में। जब पुलिस को लाश मिली थी तो वहाँ एस्ट्रे से बहुत सारे बट्स मिले थे और लगा था कि बहुत ज़्यादा सिगरेट पी गई है। तो उसने बताया कि उसने खाने वाने का भी ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन बैठकर वो लाश को देखता, सिगरेट पीता, खुद को सोचता, और इस तरीके से 2 दिन उसने गुजार दिए उसी लाश के साथ जो उसकी दोस्त की थी और जो होटल में आई थी। 2 दिन बाद उसे अचानक लगा कि अब कमरे में बदबू आ रही है और ये बदबू बाहर तक जाएगी तो उसका भेद खुल जाएगा, फिर होटल के स्टाफ आ जाएंगे और वो पकड़ा जाएगा। तब उसने कहा कि इससे पहले कि ऐसा हो, तो 26 की मॉर्निंग नवंबर को उसे लगा कि अब बदबू तेज़ हो रही है और आज किसी भी कीमत पर जो हाउसकीपिंग के लोग हैं या बाकी के आसपास के रूम क्लीन करने आएंगे, ये बदबू उन तक जाएगी। तो उसे लगा कि अब भागना चाहिए, और 26 की मॉर्निंग को करीब 8, सवा 8 बजे वो उस कमरे से निकलता है, लेकिन इतना बेफिक्र कि कमरे का दरवाज़ा बंद भी नहीं करता है। तब सिर्फ दरवाज़ा को खींच लेता है, लॉक नहीं होता है, और निकल जाता है। अब ये पूरी कहानी सामने आ गई। अब पुलिस ने उससे पूछा कि ठीक है, तुम 2 दिन तक कमरे में रहे, तुम ये कहानी सुनाई, लेकिन ये बताओ कि तुमने कत्ल क्यों किया। जो डीसीपी ईस्ट हैं बेंगलुरु के, देवाराजा, उन्होंने बताया कि जब भी पूछताछ हुई, फ्राइडे से आज मंडे है, लगभग 3 दिन हो गए, वो सारी कहानी, सारी चीज़ें बड़े प्यार से एक्सेप्ट कर रहा है। मैंने डेका को मारा, मेरी उससे दोस्ती थी, हम दोस्त बने थे एक ऐप के ज़रिए, हमारे छोटे मोटे झगड़े होते थे। लेकिन 23 और 24 नवंबर की रात और सुबह के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि उसे चाकू और नायलॉन की रस्सी का ऑर्डर देना पड़ा, और उसके बाद उसने कत्ल किया और फिर 2 दिन तक उसी कमरे में बैठा रहा। ये कहानी तो उसने सुनाई कि कैसे बैठा था, लेकिन क्या हुआ, जब भी उससे पूछे पुलिस, वो एक ही लाइन कहता कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैंने क्यों मारा, मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि मैंने मारा। जब पुलिस उसे और ज़्यादा कुरेदती तो सिर्फ एक ही लाइन बार बार यही रट रहा है कि बेहद पर्सनल है जो रीज़न है, और वो रीज़न क्या मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैंने कत्ल किया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आपने मुझे पकड़ लिया, जो सज़ा होगी मैं भुगत लूँगा, लेकिन मैंने मारा क्यों वो वजह मैं आपको नहीं बताऊँगा, और मैं दुनिया में किसी को नहीं बताऊँगा। अब पुलिस के लिए भी है ना कि भाई आपको तो मोटिव शो करना पड़ेगा। तो पुलिस के लिए चैलेंज है कि इस मोटिव का पता लगाए, असली मोटिव क्या था, क्योंकि अभी तक सिर्फ कहानी है कि चलो दोस्ती थी, दूसरे लड़कों से उसके साथ जेलस, ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन 23 और 24 को वो जो कत्ल हुआ, क्योंकि अब एक नई थ्योरी आ गई कि होटल जाने के बाद इसने ऐप से चाकू मंगाया, इसका मतलब है कि पहले से प्लानिंग नहीं थी, वरना वो चाकू लेकर होटल जाता। तो जो कुछ हुआ 23 को होटल चेक इन करने के बाद हुआ, इसका मतलब है कि फिर ये प्री प्लान नहीं, जो कुछ हुआ अचानक हुआ। तो ये अचानक क्या हुआ, अगले 16 से 20 घंटों के अंदर उस होटल में चेक इन करने के बाद जब भी पूछा जा रहा है उसका एक ही लाइन है, दिस इज़ पर्सनल, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं कत्ल की वजह नहीं बताऊंगा। अब बेंगलुरु पुलिस के सामने दिक्कत यही है कि अगर वो यही रटता रहा तो फिर मोटिव कहाँ से लाएंगे। लेकिन जो डीसीपी हैं वहाँ के, उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास उसकी पुलिस रिमांड है और अभी वक्त है पुलिस रिमांड में, तो हमें उम्मीद है कि हम उससे जो भी मोटिव है वो गलवा लेंगे। लेकिन बेंगलुरु पुलिस अब तक, चूँकि उन्होंने इंट्रोगेट किया है, उनका कहना है कि जो हमारे हिसाब से वही है कि इस कत्ल के पीछे जो वजह है, जो मोटिव है,
वो है शक। शक ये कि डेका के इर्द गिर्द बहुत सारे लड़के थे उसी के अपने होम टाउन के, और शायद उनके साथ करीबी थी, और ये बात उसे गवारा नहीं था और पसंद नहीं थी, और इसी वजह से उसने डेका को मार डाला। ये अब तक की पुलिस की जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है वो ये कहती है, लेकिन कातिल कहता है कि मैं वजह बताऊंगा नहीं क्योंकि ये मेरा पर्सनल मैटर है। अब पर्सनल मैटर कब खुलता है वो क्या बताता, वाकई ये सिर्फ जलन और जेलस की वजह से कत्ल हुआ, या इस कहानी की सच्चाई, इस कहानी की साजिश कुछ और है। हो सकता है पुलिस रिमांड खत्म होने से पहले ये चीज़ें सामने आ जाए। तो आज कहानी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन कहानी का ये सिलसिला ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। तो आज हमारे सुपरस्टार क्राइम तक के मेंबर चिराग गोठी, चिराग के जिन बोलें क्या बोलें, कुछ शो भी लेकर आ रहा है वो, चिराग गोठी का जन्मदिन है। तो हैप्पी बर्थडे चिराग। और चिराग जब ऑफिस में होता है, जितने भी कुलीग हैं, जितने भी साथी काम करते हैं, उसको देख के हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो ऐसा लड़का है। तो खुश मिजाज, सबसे अच्छे से पेश आना और दिन भर खबरों में लगे रहना। तो हैप्पी बर्थडे चिराग। बस यही दुआ है तुम हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहो। ऊपर वाला तुम्हें अच्छा रखे। तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा हमारे ही टीम में आज एक इंटरनेशनल आज तक में है चंदू, और सुना है चंदू भाई बहुत शर्मीले हैं, लेकिन चंदू साहब का भी आज बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे चंदू, और आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें और शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मैसेज आप तक पहुँचे तो ज़रूर आइए, गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे। तो हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। आप हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो, खूब नाम कमाओ, शोहरत कमाओ, दौलत कमाओ, यही मेरी दुआ है। इसके अलावा अतुल गौर जी, इनका बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे अतुल गौर जी। और ये आदिति गौर है, इनकी बिटिया कभी भूलती नहीं है वो। तो हैप्पी बर्थडे अतुल जी, आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। इसके अलावा मुनीबा का भी बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे मुनीबा। और ये अजहर साहब की वाइफ हैं कुणाल चोपड़ा, इनका भी जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे कुणाल। और ये भेजा नितिन कुमार सिंघानिया ने। साथ ही शेर सिंह राठौड़, इनका भी आज बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे शेर सिंह जी। और ये भेजा श्रवण सिंह ने है। दीक्षा कंसल, इनका भी आज बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे दीक्षा जी। और ये भेजा है निशांत कंसल जी ने, निशांत की वाइफ हैं दीक्षा। साथ ही शोभा देवी जी एंड कैलाश कुमार जी, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, शोभा जी, कैलाश जी। और ये भेजा दीपक कुमार ने है। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।